Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing class 12's history of Tamil Nadu board. This is chapter 7, wherein which we are going to discuss about the revenue administration and economic policy of the British. So first of all, you need to understand what all are the content of this chapter 7. Revenue administration and economic policy of the British. So ब्रिटिश की एग्रीगेरियन पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी, ये देखिए इसको हम ने पहले नहीं डिस्कस किया है क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। जो हम अभी तक आपके जो लॉर्ड्स के अंदर पढ़ते आ रहे थे, गवर्नर जनरल्स के अंदर पढ़ते आ रहे थे, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे, एक साथ समझ लेंगे। परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी, रैयतवारी, महालवारी सिस्टम, and the British policy towards the Indian handicrafts. These all are the content of this entire chapter. So for this particular session, we are going to focus on the British agrarian policy, permanent settlements, रैयतवारी and महालवारी systems. So देखिए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेरियन पॉलिसी। ब्रिटिशर्स को बहुत ही अच्छे से पता था कि भारत में, ठीक है, इंडिया इज प्राइमरली एंड एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है। एग्रीकल्चर वॉज द प्राइम, यू कैन से, ऑक्यूपेशन। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग भारत में डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर के लिए। इफ़ द क्रॉप इज़ गुड, प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्स, अदरवाइज यहाँ पे फेमाइन हो जाएगा, स्टार्व करेंगे लोग, यानी कि भूखे मरेंगे। 18th सेंचुरी तक दो तरह की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कॉटेज, दोनों आपस में अच्छे से चल रहे थे, ठीक है। India was not only ahead of its field in that agriculture more than the other countries, but बहुत ही अच्छा predominant place था in the field of handicraft production as well. But सारा का सारा श्रेय जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने हमारे भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और तो और एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। कैसे? उनके जो लैंड टेन्योर्स थे, रेवेन्यू पॉलिसी थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके के लिए। तो देखिए, जब गवर्नर जनरल्स पढ़ रहे थे, हम बोल रहे थे काफ़ी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है वो है, बट किसके लिए इफेक्टिव है? उनके लिए इफेक्टिव है ना, हमारे लिए, भारतीयों के लिए, और जो इंडिया में लोग रह रहे थे उनके लिए तो नहीं था। भारत की नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस, ऑलमोस्ट एवरी अदर डोमेनियन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी was dependent on one thing, that is agriculture, कृषि, राइट। ब्रिटिश पॉलिसी किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी? लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रेवेन्यू, राइट। वो ये नहीं देख रहे थे कि उनको ये पता था कि ये लैंड है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर करेंगे, यहाँ पे रह रहा फार्मर्स। इनको सिर्फ ये मतलब था कि इनको कितना पैसा मिल रहा है, right? They were making the policies, the revenue policies and everything without caring much about the Indian interest of the cultivators, right? They abandoned the age-old system of revenue administrations and adopted in their place a ruthless policy of revenue collections. After their advent, British Principality adopted 3 types of land revenue tenures and systems, right? And roughly 19% of the total area under the British rule, that is in Bengal, Bihar, Banaras divisions in the northwestern provinces, northern Karnataka, they were brought under these systems, that is called the zamindari system, और जिनको हम बोलते हैं permanent settlement system, right? तो major regions इनको लेकर ये आने लगे। दूसरे तरह का जो रेवेन्यू सिस्टम था, ये देखिए हमने अभी बात करी, 3 टाइप के रेवेन्यू सिस्टम हैं। तो पहला है ज़मींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। दूसरे तरीके का सिस्टम है महालवारी सिस्टम, ठीक है। ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो मेजर पार्ट था आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस में, पंजाब वाले रीजन्स में, कुछ वेरिएशंस थे यहाँ पे। तीसरा सिस्टम क्या था? रैयत वाली सिस्टम, ओके। अब ब्रिटिशर्स का 51% एरिया, यानी कि जो भी लैंड ब्रिटिशर्स का था भारत में, उसका 51% एरिया इसके अंदर आता था। कौन कौन सा पार्ट? बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसीज, असम का कुछ पार्ट, और दूसरे जो ब्रिटिश के पार्ट्स थे वहाँ पे। तो आप रीजन पहले अच्छे से याद रखना है आपको। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर आपको कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार, यानी कि आपका जो मान लीजिए ईस्टर्न रीजन है,
भारत का, बंगाल, बिहार, बनारस वाला जो डिवीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यानी कि वो यूपी वाला रीजन, राइट। तो यहाँ पे और कर्नाटका वाले रीजन में। सेकेंड वॉज रेवेन्यू सिस्टम ऑन द महालवारी सिस्टम, कहाँ पे था, बहुत ही लार्जर पार्ट ऑफ योर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब। रैयतवारी कहाँ पर था, आपका बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज में और असम में। परमानेंट सेटलमेंट्स आप समझते हैं क्या। कॉर्नवालिस जो जी थे, ही वॉज मोस्ट कंस्पिशियस एडमिनिस्ट्रेटिव measures he was taken by him, that was the permanent land revenue settlement in Bengal. ओके जो कि फिर बाद में बिहार और उड़ीसा में ट्रांसफ़र किए गए, बंगाल के पास में ही है तो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। When we talk about Warren Hastings, so it is very very appropriate to recall that him introduced the annual lease system of auctioning the land to the highest bidder. इसकी वजह से रेवेन्यू में क्या आ गया, क्योज आ गया। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस आए। एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट he was actually instructed by directors to find a satisfactory and permanent solutions of the problem of this particular revenue system so that company का और cultivators का दोनों का interest जो है देखा जा सके। And it was obliged the Governor General to make thorough inquiry into the uses, tenures, rents जो भी बंगाल में हो रहे थे तो उनको करना पड़ता था। फिर 3 साल के डिस्कशन तक कॉर्नवालिस ने ऐसी रिसर्च करी, सोचा, देखा। उनके जो कॉलीग्स थे, जॉन शोर, जेम्स ग्रांट्स, इनके साथ इन्होंने बोला कि एनुअल लीज सिस्टम अब एबलिश करेंगे। अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ डेसीनियल टेन्योर, डेसीनियल सेटलमेंट, 10 साल का सेटलमेंट 10 ईयर्स के लिए, राइट। एंड उसको सब्सिक्वेंटली कंटिन्यूस बनाते जाएंगे। अब परमानेंट सिस्टम के, परमानेंट सेटलमेंट के क्या आप देख लीजिए फीचर्स थे। ज़मींदार जो बंगाल के थे अब वो क्या हो जाएंगे, वो लैंड ओनर्स हो जाएंगे। ओके कब तक लैंड ओनर रहेंगे, एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी रेगुलरली। डन। सेकेंड, जो भी अमाउंट रहेगा रेवेन्यू का जो जमींदार देंगे कंपनी को वो फिक्स किया जाएगा। ओके एंड वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा। In other words, government of the East India Company got 89%, leaving the rest to the zamindars. Got it? अब रैयट्स की बात करते हैं। रैयट्स क्या है, ये टेनेंट्स बन गए क्योंकि they were considered the tillers of the soil basically। इस सिस्टम के अंदर अब ज़मींदार जो हैं वो एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, जुडिशियल फंक्शन नहीं करेंगे। ओके अब ये जो पूरा सिस्टम है आपके कॉर्नवालिस का, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उसको बोला जाता है अनड्यू हेस्ट। बोला जाता है कि ये जो पहली बात तो आपने कोई सर्वे नहीं किया लैंड का, उनकी वैल्यू असेस नहीं करी, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं करी है, असेसमेंट नहीं हुआ है, और जो असेसमेंट था वो पुराने अकाउंट्स के बेसिस पे हो रहा था जो कि इरेगुलर मैनर में अकाउंट्स जो है मेंटेन किए जा रहे थे। तो इसमें दोनों को प्रॉब्लम थी, अब ज़मींदार को भी और रैयट्स को भी, क्योंकि ज़मींदार को एट द एंड ऑफ द डे देना तो पड़ेगा आपका पैसा, और रैयट्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। जब लैंड का सर्वे ही अच्छे से नहीं हुआ है तो आप कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें। सो एज द रेवेन्यू फिक्स बाय द सिस्टम वॉज टू हाई, बहुत से ज़मींदार ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दी। ये तो होना ही था, उनकी प्रॉपर्टी फिर ले ली गई, ठीक। फिर उसके बाद जो बिक्री वगैरह होती थी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। रिच ज़मींदार who led luxurious life, they left their villages और दूसरे टाउन्स में माइग्रेट कर गए। और अब इनको एक काम तो बचा हुआ था ना, रेंट तो लेना था, तो उन्होंने एजेंट्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो एजेंट्स को छोड़ दिया कि भाई आप टैक्स कलेक्ट करो, who extracted all kind of illegal tax besides the legal one from the riots। अब क्या कर रहे थे, एजेंट्स काम कर रहे थे, और एजेंट्स बहुत ही बुरी तरह से इलीगल टैक्सेस भी ले रहे थे। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मिजरी वाली कंडीशंस में आ गए थे आपके पीजेंट्स, फार्मर्स। ओके सो देयरफॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम ऑफ बेनेवोलेंट लैंड लॉर्डिज्म दैट वाज फेल्ड। अब आप बेडन पॉवेल के बातों में सुनोगे तो ज़मींदारी एज अ क्लास डिड नॉट and did nothing to the tenants,
ऑल्दो शुरुआत में कंपनी ने फाइनेंशियली गेन किया था, बट लॉन्ग टर्म में तो नहीं कर पाई ना। आप देखो, आपकी एक ट्रेजरी आप समझ लीजिए, ठीक है, लैंड एक ट्रेजरी है, इससे आपने इनिशियली तो पैसा लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो आप कितना पैसा निकालोगे, राइट? लॉन्ग रन में कंपनी को ही लॉसेस जो है सफ़र करने पड़े, क्योंकि लैंड प्रोडक्टिविटी वाज नॉट दैट मच हाई। सो सपोज़ कभी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, तब तो आप वो फिक्स सम जो है आपने करके रखा है वो दे सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है तो आप फिक्स सम कैसे दोगे, ठीक? सो इट शुड बी नोटेड दैट द प्री ब्रिटिश पीरियड अ शेयर ऑन द क्रॉप वॉज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स, बट बंगाल में अलग रीज़न चल रहा था। ये जो सिस्टम था वो बून की तरह काम आया, ज़मींदारी सिस्टम बंगाल में, रेगुलर इनकम आ चुकी थी कंपनी के हाथ में, गवर्नमेंट स्टेबल हो गई थी, ठीक है, ज़मींदार दे वर प्रॉस्पेर्ड एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ दीज टेनेंट्स। अब बात करते हैं रैयत वाली सिस्टम की। सो रैयत वाला सिस्टम जो था वो आपका मद्रास, बेरार, बॉम्बे, असम वाले रीजन में था। सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम के अंदर पीजेंट्स वर रिकॉग्नाइज एज द प्रोपराइटर ऑफ लैंड। अब यहाँ पे हु इज़ द प्रोपराइटर ऑफ लैंड? पीजेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तीनों सिस्टम को आपको अलग अलग समझना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरी नहीं था, जैसे कि ज़मींदार नहीं था पीजेंट्स और गवर्नर के बीच में। सो एज लॉन्ग एज ही पेड द रेवेन्यू इन टाइम, पीजेंट्स विल नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। इसके अलावा land revenue was fixed for a period of 20 to 40 years, okay, for a time being. हर एक जो पीजेंट है दैट वाज हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्ट पेमेंट। अब वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा था गवर्नमेंट को, पीजेंट और गवर्नमेंट के बीच में ज़मींदार जैसी चीज़ नहीं थी, ये डायरेक्ट पैसा देगा गवर्नमेंट को। अब however in the end ये सिस्टम भी फेल हो गया। अंडर दिस सेटलमेंट इट वाज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एंड जब पेमेंट नहीं मिलती थी तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा हार्श मेजर्स अपनाते थे इन लोगों को टैकल करने के लिए। बात करते हैं महालवारी सिस्टम की 1833 की। सो पंजाब सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इस सिस्टम के अंदर। बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज विलेज एंड महल, ठीक है, तभी इसका नाम है महालवारी सिस्टम। विलेज को महल समझ लो। सो एज द विलेज लैंड बिलोंग्स टू जॉइंटली टू दैट विलेज कम्युनिटी, तो ये पूरा जो विलेज है समझ लीजिए, एक विलेज है, ये पूरी कम्युनिटी जो भी लोग रह रहे हैं ये सारे लोग इस महल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग रेवेन्यू वेस्टेड इन द इंटायर महल, तो पूरा का पूरा जो गांव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू देने की, और फिर विलेज कम्युनिटी जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जो पूरा इंटायर लैंड ऑफ दैट विलेज वॉज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू। अब आप देखोगे कि महालवारी सिस्टम में मिडिल मैन तो एलिमिनेट हो गया था, एंड दिस थिंग ब्रॉट अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द इरीगेशन फैसिलिटी, येट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादातर तो गवर्नमेंट ही एन्जॉय कर रही थी। सो दिस इज़ इट अबाउट द एंटायर ब्रिटिश पॉलिसी, यू कैन सी। And in the next part, we will discuss about the British policy towards the Indian handicrafts. So this is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।